निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्य ऊर्जा, शक्ति और गुरुत्वाकर्षण पर। इनके ऑब्जेक्टिव सवाल को हम लोग देखेंगे। अगर आज आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो आज का पहला सवाल है बच्चों, कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, किलोग्राम, जूल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर जूल होगा। दूसरा सवाल है बच्चों, बल और बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन के गुणनफल क्या कहलाता है? ऊर्जा, शक्ति, कार्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्य कहलाता है। बल और बल की दिशा में वस्तु का जो विस्थापन होता है उनका जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तीसरा सवाल है, वेग के वर्ग और द्रव्यमान के गुणनफल का आधा कौन ऊर्जा कहलाती है? ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। वेग के वर्ग मतलब, वेग मतलब भी होता है और वर्ग मतलब स्क्वायर, तो भी स्क्वायर, और द्रव्यमान को एम कहते हैं, के गुणनफल का आधा कौन ऊर्जा होता है? तो गतिज ऊर्जा। अर्थात गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एम भी स्क्वायर। तो इसमें एम भी स्क्वायर ना देकर के इसमें दे दिया है हाफ भी स्क्वायर एम। तो ये गतिज ऊर्जा हुआ, ये गतिज ऊर्जा हुई। अब जो है नेक्स्ट सवाल है, द्रव्यमान, गुरुत्व जनित त्वरण और ऊंचाई के गुणनफल कौन ऊर्जा कहलाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्रव्यमान का होता है एम, गुरुत्व जनित त्वरण का होता है स्मॉल जी, और ऊंचाई का होता है एच। तो एम कहता है इनका गुणनफल अर्थात एम जी एच। एम जी एच कौन सा ऊर्जा कहलाती है? ये स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। 5वां नंबर सवाल है, विश्व के संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण कैसा होता है? यहां परिणाम लिखा गया है, परिमाण होना चाहिए, इस जगह मिस हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये परिमाण कैसा होता है? अस्थिर, स्थिर दोनों हो सकता है, कोई नहीं। तो ये अस्थिर होता है। 6वां नंबर सवाल है, संवेग को दुगुना करने पर गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी। ये 4 गुनी हो जाएगी। ये सवाल प्राय करके हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए से आप ज्यादा जो है इस पर गौर कर लें। 7वां नंबर सवाल है बच्चों, शक्ति का मात्रक कौन है? वाट, अश्व शक्ति, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों है। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट भी होता है और अश्व शक्ति अर्थात हॉर्स पावर यानी एचपी, ये दोनों होता है, वाट भी और एचपी भी। 8वां नंबर सवाल है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 550 वाट, 746 वाट, 1000 वाट, 946 वाट। ये भी प्राय करके सवाल पूछे जाते हैं हर एक कंपटीशन में। तो इसका 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति अर्थात एक एचपी बराबर 746 वाट। 8वां नंबर सवाल है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक अर्थात कैपिटल जी का मान कितना न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम होता है? 6.67 गुना 10 पर पावर -11, 6.67 गुना 10 पर पावर -5, 9.8 और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 6.67 गुना 10 पर पावर -11। इसको इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, इसका जो कैपिटल जी का मान होता है वो होता है 6.67 गुना 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 10 नंबर सवाल है, गुरुत्व जनित त्वरण अर्थात स्मॉल जी, गुरुत्व जनित त्वरण स्मॉल जी को कहते हैं
का मान कितना मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है? 667, 9.8, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 9.8। अर्थात इसे इस तरह से कह सकते हैं, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है बच्चों वह 9.8 मीटर पर स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 11 नंबर सवाल है, गुरुत्वजनित त्वरण जी यानी स्मॉल जी किस पर निर्भर नहीं करता है? रूप पर, आकार पर, द्रव्यमान पर, उपरोक्त सभी। ये किसी पर भी जो है निर्भर नहीं करता, ना रूप पर, ना आकार पर, ना ही द्रव्यमान पर। बारह नंबर सवाल है, गुरुत्वजनित त्वरण का मान पृथ्वी पर कहां घटता है? पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे, ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, उपरोक्त सभी। तो ये पृथ्वी के अगर हम ऊपर या नीचे चले जाएंगे तो गुरुत्वजनित अर्थात स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वह क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि अगर आप नीचे का नहीं ऊपर का जानते ही होंगे, कोई भी वस्तु अगर ऊपर चले जाए अंतरिक्ष की ओर तो वह क्या हो जाता है, उसका यहाँ से जब पृथ्वी पर से जब चलता है तो वह उनका जो है खिंचाव जो होता है, पृथ्वी का जो खिंचाव होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ क्या होगा कि पृथ्वी से अगर हम ऊपर या नीचे चले जाते हैं तो जी का वैल्यू घट जाता है। 13 नंबर सवाल है, गुरुत्वजनित त्वरण स्मॉल जी का मान कहाँ महत्तम होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर, उपरोक्त दोनों में से इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ध्रुव पर। इसका आंसर होगा ध्रुव पर। जी का वैल्यू जो है ध्रुव पर क्या होगा? सबसे ज्यादा होता है। 14 नंबर सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा, कम, अस्थिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कहने का यह अर्थ है कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ज्यादा तेजी से घूमने लगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल जी का यानी गुरुत्वजनित त्वरण का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो वह कम हो जाएगा। जितने ही वह स्पीड बढ़ेगी उनके घूर्णन की उतने ही जी का वैल्यू कम होता चला जाएगा, उतने ही रेशियो से। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान क्या होगा? ज्यादा, कम, अस्थिर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी घूर्णन गति घट जाए तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा, अर्थात ज्यादा हो जाएगा। ए आंसर होगा। 16 नंबर सवाल है बच्चों, पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो कहां पर की रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? ध्रुव पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। तो ये भूमध्य रेखा पर क्या होगा कि अगर हम पृथ्वी अपने कोणीय वेग से अगर 17 गुना अधिक चाल से चलने लगे तो क्या हो जाएगा कि भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, पृथ्वी के कोणीय चाल के घटने या बढ़ने पर कहां पर की वस्तु का भार अस्थिर रहेगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ध्रुव पर। तो ध्रुव पर कोणीय वेग अगर इसका पृथ्वी का कोणीय चाल जो है, कोणीय चाल अगर घटने या बढ़ने से क्या होगा कि वस्तु अस्थिर रह जाएगा। कहाँ का भार? वस्तु का भार कहाँ स्थिर रह जाएगा? ध्रुव पर रह जाएगा। 18 नंबर सवाल है बच्चों, लिफ्ट में कब पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है? जब लिफ्ट अस्थिर हो, जब लिफ्ट ऊपर जाने पर, लिफ्ट नीचे आने पर, उपरोक्त सभी। तो पिंड जो भार है वस्तु का जो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा जब वह ऊपर लिफ्ट जाने लगेगा, अर्थात बी आंसर हुआ। 19 नंबर सवाल है इसका बच्चों, लिफ्ट में रखा पिंड का भार क्या होगा जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी? तो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई नहीं। तो यह जो है जब एकाएक डोरी टूट जाए तो क्या होगा कि बस उसमें जो वस्तु उसमें है वह अस्थिर ही रह जाती है जब तक बाह्य बल न, जब उसमें बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह क्या हो जाएगा कि ऊपर उठ जाएगा, अर्थात वहाँ उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा।
20 नंबर सवाल है बच्चों, कब ग्रह का वेग बढ़ जाता है? जब सूरज के वह निकट हो, सूरज से दूर हो, अर्थात ए और बी, अर्थात निकट भी हो या तो दूर हो तब बढ़ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी ग्रह का वेग तब बढ़ जाता है जब वह सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। जब वह सूर्य के बहुत निकट होंगे तो उनका वेग भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 21 नंबर सवाल है, वरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 6 दिन, 165 दिन, 88 वर्ष, 165 वर्ष। तो वरुण हमारे सबसे अंतिम बाह्य ग्रह है, और ये बाह्य ग्रह है। ऐसे तो पहले सबसे अंतिम बाह्य ग्रह हमारे यम थे, जिसे हम अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं, लेकिन 2006 के बाद से इन्हें वैज्ञानिक ने जो है बाहर कर दिया है यम को, अर्थात प्लूटो को। अब यह बाह्य का अंतिम ग्रह जो है हमारा वह वरुण है, और ये वरुण जो है 165 वर्ष में जो है अपनी परिक्रमण काल पूरा करता है, अर्थात वह पूरा चक्कर जो है अपना जो लगाता है गायत्री सूर्य का, वह है 165 वर्ष में करता है। 22 नंबर सवाल है बच्चों, पृथ्वी से जितनी अधिक दूर उपग्रह होगा उतनी ही उसकी कक्षीय चाल क्या हो जाएगी? अधिक, कम, अस्थिर, उपरोक्त में से कोई नहीं, वह कम हो जाएगी। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा कि कोई भी ग्रह का वेग बढ़ जाता है, वह सूर्य की परिक्रमा से उस समय तौला जा रहा था ना, तो सूर्य के निकट आता है तो वेग बढ़ जाता है। यहाँ कहता है ये भी पृथ्वी का जो उपग्रह होगा, जैसे पृथ्वी का उपग्रह हमारे प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वह चंद्रमा है, तो उसी प्रकार कहता है पृथ्वी से जितनी अधिक दूर उपग्रह होगा उतनी ही उसकी कक्षीय चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूर जाने पर कम, जिसकी भी परिक्रमा कोई भी करता हो, दूर जाने पर उनका जो है कक्षीय चाल कम, और नज़दीक आने पर कक्षीय चाल ज़्यादा हो जाती है। 23 नंबर सवाल है, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण अति जो है काल कितना का होता है? पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, यानी चारों बगल घूमने में उसे कितना समय लगता है? 24 घंटे, 12 घंटे, 84 मिनट, 365 दिन। अगर पृथ्वी के सबसे निकट अगर उपग्रह आ जाए तो वह 84 मिनट में अपनी पूरी परिक्रमा कर लेता है, अर्थात परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है, अर्थात 1 घंटा 24 मिनट का होता है। 24 नंबर सवाल है इसमें बच्चों, दो भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले उपग्रह की चाल कैसी होती है? असमान, समान, कभी असमान कभी समान, इनमें से कोई नहीं। यह समान होता है, क्योंकि द्रव्यमान से उसे भिन्न भिन्न रहने से उपग्रह के चाल में कोई भी अंतर नहीं होता है, इसलिए वह समान रहता है। 25 नंबर सवाल है, भू अस्थायी उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर, यानी भू अस्थायी उपग्रह जो होते हैं, भूमि का जो अस्थायी उपग्रह होता है वह 36,000 किलोमीटर पर दूर पर जो है होते हैं। 26 नंबर सवाल है, भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? परिक्रमण काल 12 घंटे का, 24 घंटे का, 365 दिन का, इनमें से कोई नहीं। तो भू अस्थायी उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वह पृथ्वी के ही तरह 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 36,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से अगर ऊपर की ओर कर दें तो यह अपने जो है पृथ्वी पर से बाहर चली जाएगी, वापस नहीं आएगी वह जो है वस्तु।
अर्थात पृथ्वी पर का जो पलायन वेग है वह है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर। 28 नंबर सवाल है, किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना बढ़ा देने पर उपग्रह अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाएगा? √2 गुना, 41%, ए या बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को कितना बढ़ा देने पर, या तो उसको हम, इसका आंसर सी होगा, ए या बी। अगर हम उसको √2 गुना भी बढ़ा दें या तो उसका 41% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ करके वह पलायन कर जाएगा, यानी भाग जाएगा। 29 नंबर सवाल है बच्चों, कक्षा की परिधि और कक्षीय चाल के अनुपात क्या कहलाता है उपग्रह का? परिक्रमण काल, घूर्णन काल, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा की परिधि और कक्षीय चाल के अनुपात, अर्थात कक्षा की परिधि बटा कक्षा की चाल, कक्षीय चाल, कक्षीय परिधि और बटा कक्षीय चाल जो होता है वह उपग्रह का क्या होता है? परिक्रमण काल होता है। 30 नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है बच्चों, लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन कब नहीं होता है? जब वह लिफ्ट समान वेग से ऊपर जाने पर, समान वेग से नीचे जाने पर, ए और बी दोनों तय नहीं किया जा सकता है। जब लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन तब प्रतीत नहीं होता है जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है, अर्थात दोनों आंसर होंगे सी नंबर। तब जो है समान वेग से ऊपर या नीचे जाने पर जो है भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।